हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। आज की क्लास में हम क्वांटम नंबर्स और ये अबव प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने नील्स बोर का मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो नील्स बोर का जो मॉडल था वो भी एक्यूरेट नहीं था, भले ही हम आज के टाइम पे उनका मॉडल जो है वो मॉडर्न मॉडल कहलाता है। एटम का स्ट्रक्चर का जो मॉडल होता है नील्स बोर के द्वारा जो प्रेफर किया गया था वो मॉडल स्ट्रक्चर का कहला जाता है मॉडर्न में जो अभी यूज़ होता है। लेकिन ये जो मॉडल था, मतलब यानी तो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था एटम का, इसकी भी कुछ लिमिटेशन आई थी। पर इसकी जो लिमिटेशन है वो हम पढ़ते हैं हायर क्लास में। तो इन्होंने अपने मॉडल में जब ये फेल हो गए थे, इनका जो मॉडल फेल हो गया था, लिमिटेशन निकल कर आ गई थी, उसके बाद उन्होंने ही प्रेफर किए थे क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम नंबर भी नील्स बोर के द्वारा ही दिए गए थे। पहले देखिए क्वांटम नंबर जानेंगे क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स डिफाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी कि जो क्वांटम नंबर होते हैं वो मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में एटम के अंदर है क्या। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, और यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं क्वांटम नंबर के। क्वांटम नंबर के यहाँ पर 4 टाइप्स होते हैं। जिस प्रकार से कोई भी एटम या किसी भी एटम के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें, जैसे ऑर्बिट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब शेल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये सब शेल ऑर्बिटल्स ये हम इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले। तो जिस प्रकार से एटम के अंदर ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट शोज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन एन एटम, इट इज डिनोटेड बाय एन। यानी कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं ये किसी एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होती हैं, मैंने आपको बताया नील्स बोर का मॉडल अगर आपको ध्यान हो तो उनका जो मॉडल था उन्होंने उस मॉडल में ऑर्बिट्स बताई थी एटम में। तो वो एटम में जो ऑर्बिट्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है या उनको शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लेटर एन से, स्मॉल एन यहाँ पर लिखा है तो स्मॉल एन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। तो अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब वो के ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन की वैल्यू 2 होगी तो एल ऑर्बिट को, 3 होगी तो एम को, 4 होगी तो एन को, 5 होगी तो ओ को। तो अगर आपको एक और चीज़ अगर ध्यान है तो मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया है 2n²। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक मतलब कोई भी ऑर्बिट हो, के हो, एल हो, एम एन हो, कोई भी ऑर्बिट हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं अलग अलग तरह से कि हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनमें सेम नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में अलग अलग होती है। वो कैसे निकालें, तो हम 2n² फॉर्मूला से निकालते हैं। तो यहाँ पर ये जो एन आप देख पा रहे होंगे, ये एन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही डिनोट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम के शेल के लिए अगर हम निकालें तो के शेल आती है फर्स्ट नंबर पर। तो अगर हम एन की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, के है, तो अगर हम एन की वैल्यू अगर 1 पुट करें और 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 2 1 जा 2, यानी कि जो के ऑर्बिट है या के शेल है, ऑर्बिट शेल कुछ भी कह सकते हैं हम, तो के ऑर्बिट है अगर तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर अगर हम एल ऑर्बिट के लिए निकालें तो ये आती है सेकेंड नंबर पे, तो इधर पे हम एन की जगह 2 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8, यानी कि एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस तरह से ये जो होते हैं एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम के अंदर, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट रिप्रेजेंट्स द सबशेल ऑफ एन एटम, इट इज डिनोटेड बाय एल। यानी कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो सब शेल, किसी एटम के अंदर जो सब शेल होती है उनको रिप्रेजेंट करता है। अब ये सब शेल क्या है, देखिए जैसे कि एटम के अंदर जो शेल होती है या ऑर्बिट होती है, उसके अंदर भी एक छोटी सी ऑर्बिट या शेल होती है जिसे हम सब शेल कहते हैं। जिस तरह से एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके अंदर और सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसी तरह से एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होती हैं उनकी और सब ऑर्बिट्स या सब शेल जो होती हैं वो कहलाती हैं सब शेल। मतलब और अंदर जो शेल होंगी और छोटी होंगी जो, तो वो सब शेल कहलाएंगी। तो सब शेल होती हैं जैसे एस पी डी एफ, ये 4 तरह की सब शेल होती हैं। अभी तक एफ तक ही है, और ज़्यादा अगर एलिमेंट आएंगे तो फिर एफ के आगे भी आ जाएंगी। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये लेटर एल से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू n-1, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अगर हम -1 कर दें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर निकल आएगा। तो अगर एल की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो एस सब शेल आएगा,
अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब शेल, एल की वैल्यू 2 तो टी सब शेल, और एल की वैल्यू 3 तो एफ सब शेल। देख सकते हैं यहाँ। तो जब हम अफवाह प्रिंसिपल के हिसाब से अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीखेंगे तब आपको ये सब शेल और ज़्यादा डीपली और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, इट इज़ डिनोटेड बाय एम। यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये किसी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और ये लेटर एम से या स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स से क्या मतलब है, ऑर्बिटल्स होती हैं जो सब शेल के भी अंदर हो। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करवा देता हूँ। जैसे एटम है, एटम के अंदर होती हैं ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स या शेल, तो शेल के अंदर होती हैं सब शेल, और उन सब शेल के अंदर होती हैं ऑर्बिटल्स, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इतने अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने के लिए पहले हम गए ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट के बाद हम आए सब शेल में, सब शेल के बाद अब हम आ गए हैं ऑर्बिटल में। फिर नेक्स्ट क्वांटम नंबर में हम इलेक्ट्रॉन पर आएंगे। तब यहाँ पर ऑर्बिटल्स होती हैं सब शेल के अंदर, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -L2 + L, यानी कि सब शेल, अब L से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर L की वैल्यू 0 होती है तो S सब शेल होती है, उसी प्रकार से अगर L की वैल्यू 1 होगी तो P सब शेल होगी, 2 होगी तो D सब शेल, 3 होगी तो F सब शेल। तो उन सब शेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे ये इसी फॉर्मूले से पता चलता है। जैसे S सब शेल है तो उसमें 1 ऑर्बिटल आएगा, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल। पर ये कैसे आएंगे चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि अलग अलग सब शेल में ऑर्बिटल के किस प्रकार से माउंट होते हैं कि किस सब शेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है m इज इक्वल टू -L2 + L, यानी -L से +L तक हमें जाना है। तो L की वैल्यू हम अलग अलग पुट करेंगे जिससे अलग अलग सब शेल में पता चले। सबसे पहले हमें पता है कि अगर L की वैल्यू 0 होती है तो कौन सी सब शेल होती है, S सब शेल। तो L की वैल्यू 0 पे S सब शेल होगी, S सब शेल होगी तब हमें इसमें निकालना है M की वैल्यू सबसे पहले, फिर हमें ऑर्बिटल पता चल जाएंगी। तो M वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, M इज इक्वल टू -L से +L तक या -L2 + L। तो यहाँ पर L की वैल्यू है 0 तो -0 से हमको जाना है +0 तक। तो 0 से 0 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो आना 0 ही है, तो 0 आ गया। तो यहाँ पर M की वैल्यू आ गई 0, यानी M की एक वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पर M की एक वैल्यू है, तो जितनी भी M की वैल्यू निकल कर आएंगी उतने ऑर्बिटल होंगे इसमें। M की वैल्यू 0 आई इसका मतलब 0 ऑर्बिटल नहीं है, M की वैल्यू 0 आ गई, ये M की एक वैल्यू है, M की एक वैल्यू है। जैसे कि कोई भी चीज़ है अगर उसकी 2-3 वैल्यू हो, जैसे ये पेन है, ये मार्कर है जैसे, तो कोई इसको 10 रुपये का दे रहा है, कोई इसे 15 रुपये का दे रहा है, कोई इसे 20 रुपये का दे रहा है, तो इसकी कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई। उसी प्रकार से ये सब शेल है, तो इस सब शेल में S सब शेल में M की वैल्यू 0 है, यानी कि M 0 रुपये का है समझ लीजिए। तो इसकी एक वैल्यू आ गई कि वो 0 रुपये का है, तो इसलिए M की वैल्यू 0 आ गई, तो ये एक वैल्यू है, इसकी एक वैल्यू है, इसका मतलब S में एक ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पर M की वैल्यू 1 है, इसलिए S में ऑर्बिटल का जो नंबर होगा वो होगा 1, तो 1 ऑर्बिटल होंगे S सब शेल में। चलिए हम निकालें, जैसे अगर हम L की वैल्यू 1 अगर पुट करें तो L की वैल्यू 1 पुट करने पे होता है P सब शेल। तो P सब शेल के लिए हम निकालें, P सब शेल के लिए निकालेंगे M इज इक्वल टू -L2 + L। तो यहाँ पर L की वैल्यू 1 है तो -1 से जाना है हमें +1 तक। नंबर लाइन अगर आप देखें तो वो हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, -1 आएगा पहले, फिर इसके बाद आएगा 0 और फिर इसके बाद आएगा +1। तो M की यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई, M की यहाँ पर कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू है M की, यानी कि P जो है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे, यानी P में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। उसी प्रकार D में अगर हम देखें -L2 + L, तो यहाँ पर हम बना लेंगे D के लिए। अगर L की वैल्यू अगर हमने 2 पुट करी तो वो D सब शेल होगा। अब हमें जाना है -2 से +2 तक, तो अब M की वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ पर देखिए -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 और +2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गई, तो M की आ गई 5 वैल्यूज़, यानी कि D में 5 ऑर्बिटल होंगे। उसी प्रकार से अगर हम F का देखेंगे तो -3 2 +3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 7 हो गई M की वैल्यू, इसलिए F में 7 ऑर्बिटल होंगे। इस प्रकार से हम ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल होता कैसा है, ऑर्बिटल इस प्रकार से हम बॉक्स जैसा बनाते हैं, ऐसे ये बॉक्स बना दिया,
ये एक ऑर्बिटल कहलाएगा। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं, एक इस तरह से आता है, एक इस तरह से आता है। तो ये रोटेट होते हैं अपनी, या मतलब रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस का, और ये मतलब ऑर्बिटल में रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पर, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये हम कैसे डिफाइन करें कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर से। देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर है स्पिन क्वांटम नंबर। इट रिप्रेजेंट्स द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट इज डिनोटेड बाय एस। यानी कि ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जैसे आपको नाम में ही पता चल रहा होगा स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्पिन हो रहा है, किस तरह से घूम रहा है, ये कौन रिप्रेजेंट कराता है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं एस से, कैपिटल एस से, और जो सब सेल होती है उसे स्मॉल एस से। जितनी भी सब सेल होती हैं सबको स्मॉल लेटर से। तो ये कैपिटल एस से डिनोट करते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर को, और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव 1/2 होती है या नहीं तो नेगेटिव 1/2 होती है। और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मतलब है कि अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन दोनों पे सेम चार्ज होता है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जो भी मैग्नेट होती है अगर उनमें 2 एंड होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ एंड। तो अगर नॉर्थ और नॉर्थ एंड अगर आप पास में लेके आए या साउथ और साउथ एंड पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो चिपकते अट्रैक्ट नहीं होते हैं उसमें, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे को अपोजिट कर देते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट होता है या स्पिन होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही स्पिन होगा, वो सेम डायरेक्शन में स्पिन नहीं होते। देख सकते हैं आप। तो अब जैसे हमने चारों क्वांटम नंबर अपन लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो अब अगर हमें किसी एलिमेंट के लिए अगर हमें ये पूछा जाए कि कोई भी एलिमेंट हमें दिया गया हो तो उसमें हमें चारों क्वांटम नंबर बताने हैं कि इस एलिमेंट में क्वांटम नंबर हम कैसे निकालें, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है अबवर्व प्रिंसिपल। तो चलिए अब जानते हैं कि अबवर्व प्रिंसिपल क्या है। देखिए तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ अबवर्व प्रिंसिपल, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो उस तरह से नहीं होती है जैसे मैंने आपको नील्स बोर के मॉडल में बताई थी, बल्कि वो अलग प्रिंसिपल पर आधारित होती है जिसे हम अबवर्व प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि 4 सबशेल होती हैं SPDF, उन्हीं के आधारित होती है अबवर्व प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहले हम यहाँ पर देखिए S लिखेंगे, तो S सबशेल है पहले, इसे हमें लिखना है 2 बार, हर चीज़ को 2 बार लेना है। S एक बार हो गया, फिर एक बार हो गया S हो गया। इसके बाद हम लेते हैं P, फिर P और फिर S आ जाएगा, फिर S आ जाएगा। अब ये PS एक बार हो गया, एक बार फिर से PS आ जाएगा, P फिर S। यहाँ पर थोड़ा गैप हम रखेंगे, ये क्यों, इसका रीज़न आपको थोड़े आगे पता चलेगा। PS हो गया, अब इसके बाद आएगा D, फिर इसके बाद आ जाएगा D और फिर से PS ले लेंगे हम, सेम वही रिपीट कर देंगे। फिर ये एक बार हो गया DPS, हम एक बार और लिख देंगे DPS। अब D हो गया, अब बारी है F की, अब हम लेंगे यहाँ पर F फिर D फिर P फिर S। तो ये एक बार हो गया, इसके बाद F फिर D फिर P फिर S। तो इसमें मैंने ये जो लिखे इसमें टोटल 118 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो गई। यानी कि यहाँ पर पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं हम केवल इन्हीं सब सेलों से। अब इसको कैसे हम फिल करते हैं, देखिए सबसे पहले जो S होता है वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ये है 1, हमें S काउंट करने हैं टोटल कितने हैं, स्टार्टिंग करेंगे हम 1 से, तो 1 2 फिर 3 4 5 6 7 और ये 8 S हैं टोटल। लेकिन अभी 7S तक ही इनका यूज़ होता है, 8S तक 118 एलिमेंट नहीं आते हैं, 8S तक टोटल इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 120 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे, ये तो मैंने आज जैसे आपको बताया, आपको आगे पता चलेगा। देखिए अब P हमें लेना है, S 8 होगा यहाँ पर, अब P से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने S को 1 से स्टार्ट कर दिया, तो अब हम P को स्टार्ट करेंगे 2 से, P को करेंगे हम 2 से स्टार्ट, 2 फिर 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 P हो गए। फिर हमने P को स्टार्ट किया था 2 से, और हम D को स्टार्ट करेंगे 3 से, D है यहाँ 3 फिर 4
फिर यहाँ पर 5 और ये 6। हमने डी को 3 से स्टार्ट किया, एफ को हम स्टार्ट करेंगे 4 से। तो यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर 5। बस अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन देखना है किस तरह से अरेंज होते हैं। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एस है, अगर हम एस को देखें यहाँ पर इसमें होता है एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आ जाता है, एक यहाँ, इस तरह से ये आ जाता है, अरेंज हो जाता है। इस तरह से है, इसका मतलब कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस तरह से इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें एक ऑर्बिटल बनती है एस सबशेल। फिर अगर हम देखें पी में, तो इसमें इस तरह से 3 बन जाती हैं सबशेल, 3 सबशेल बन जाती हैं और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसमें अरेंज हो जाते हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज हो जाते हैं। फिर अगर हम डी देखें तो डी में इस तरह से 5 ऑर्बिटल बनती हैं, 1 2 3 4 5। इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं, 8 और ये 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में अरेंज, क्योंकि इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल होती है और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एफ की होती है सबसे बड़ी, इसमें आते हैं टोटल 7 ऑर्बिटल्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ। तो इसमें टोटल आ जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक अगर हमने एफ सब शेल ले ली तो उसमें इकट्ठा 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक बार में। एस में होती है 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, पी में होती है 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, डी में होती है 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में होती है 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भरते हैं इसको। जैसे अगर एस होगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें भी 2 आ जाएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, फिर 2, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। पी में आ जाते हैं 6, तो ये 6 हो गया, ये 6, फिर 6 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। तो ये टोटल पी के लिए हो गया। अब हम निकालें अगर डी के लिए, तो डी में आते हैं 10, तो 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, फिर 10 यहाँ पर, फिर 10 यहाँ पर। तो ये डी के लिए हो गया। अब हम अगर एफ के लिए देखें तो इसमें 14 और फिर 14। और अब अगर आप इसको काउंट कर लें सारे इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ तक हो जाएंगे 120 इलेक्ट्रॉन्स। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि एटॉमिक नंबर अगर देखें किसी का, पीरियोडिक टेबल मॉडर्न जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो एटॉमिक नंबर यानी होता है अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है एटॉमिक नंबर की। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना एटॉमिक नंबर है, और उतने ही प्रोटॉन होंगे जितना एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर 120 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं टोटल। अगर आप काउंट भी कर लें इनको, 2 2 6 2 6, इनको काउंट करें तो 120 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। तो यहाँ पर 8s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं 118, और यहाँ तक 120 आते हैं। 2 इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं कि अगर आगे फ्यूचर में कभी कोई भी अगर नया एलिमेंट अगर खोजा गया, इन्वेंशन उसका किया गया, या नहीं तो फिर उसको डिस्कवर किया गया। इन्वेंशन की बन भी सकते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। तो इन्वेंशन किया गया, या नहीं तो डिस्कवर किया गया, तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा में रखा जाता है। लेते हैं हम केवल 7p6 तक ही। तो ये होता है अबव प्रिंसिपल। अब हम इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें अबव प्रिंसिपल के हिसाब से तो वो कैसे करी जाती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ले लिया या हाइड्रोजन एलिमेंट ले लिया, तो हमें देखना है कि पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो होना सब कुछ एटॉमिक नंबर से ही है। इसलिए पहले यहाँ पर जो एलिमेंट है इसका हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब कि अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से मतलब है हमें, तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम। चार्ज तो है नहीं है कोई भी, एच है, कहीं पर चार्ज तो दिख नहीं रहा, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 1 है। एटॉमिक नंबर के इक्वल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन है 1। बस अब हमें इतना पता चल गया, इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हम भरते हैं एस सब शेल में। फिर जब एस पूरी कंप्लीट हो जाती है फिर हम आते हैं पी पे। जैसे अबव प्रिंसिपल में हमने लोगों ने देखा, पहले एस एस पी एस पी एस, फिर डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। तो जब एस और एस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद पी आता है, फिर पी एस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर डी आता है, और डी पी एस कंप्लीट हो जाता है, फिर एफ आता है। ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर एलिमेंट भी कंप्लीट हो जाते हैं टोटल। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो शुरू में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एस सब शेल से। एस यहाँ पर हमने लिख दिया, एस सब शेल हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसका अगर ऑर्बिटल बनाएं,
ऑर्बिटल हम लोगों ने ये बनाया, तो सबसे पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर कैसे आएगा, ये जब हम ऑक्सीजन का देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पर जो भी लिखा जाता है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट लिखा जाता है, जो भी यहाँ पर लिखेंगे। या इसमें 2 आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं। पर हाइड्रोजन में एक तो इलेक्ट्रॉन ही है, 2 तो है नहीं है, एक है, इसलिए 1 आ गया। फिर आगे जो नंबर लिखा जाता है वो लिखा जाता है शेल का या ऑर्बिट का नंबर। तो अगर हम एक बार फिर से अगर नील्स बोर का अगर मॉडल देखें, तो ये न्यूक्लियस है और इसके आउटर में ये है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन का एटम का मॉडल। तो ये हाइड्रोजन के एटम का मॉडल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहली शेल कौन सी शेल है, के शेल। के शेल में एन की वैल्यू होती है 1, एन की वैल्यू अगर 1 है तो के शेल होगी। और अगर हम एल निकालें, n-1, एन हमने 1 पुट करा तो 1 - 1 0, यानी एल की वैल्यू 0 आने पे कौन सी हम सब शेल यूज़ करते हैं, एस सब शेल। तो एस यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि अगर एन की वैल्यू 1 है, के शेल है, तो एस आ गया। के शेल है फर्स्ट शेल, के होती है फर्स्ट शेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट शेल होती है। तो जो भी नंबर होता है शेल का वो लिखा जाता है शुरू में। तो ये जो आ गई, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय अबव प्रिंसिपल ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल के हिसाब से। तो देखिए, अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 8 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हमें अरेंज करने हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अब हम इसका पहले मॉडल देख लेंगे, फिर हम डायरेक्टली अबव प्रिंसिपल से कन्फिग्रेशन करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस बनाया, अब इसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2, के शेल है, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, 2 ये हो गए। अब बचे 6, तो आउटर वाली जो शेल है उसमें 8 आ सकते हैं, 6 यहाँ पर आ सकते हैं, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। तो ये है के शेल और इसमें भी लिख देता हूँ मैं, ये है एल शेल। अब हमें इन दोनों शेल के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। पहली तो शेल है तो हम एस लिख देंगे, के शेल में एस आ गया, पहली शेल है इसलिए 1, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 आ सकते हैं इसमें, क्योंकि 8 है हमारे पास, तो 2 ये आ गए। फिर हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद एस के बाद फिर से एस आता है, फिर हम एस लिखेंगे, और इस बार दूसरी शेल लेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब दूसरी शेल आ गई है, दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2 यहाँ पर आ गए, अब 6 बचे हैं। एस में फिर से ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 फिर आ जाएंगे, और दूसरी शेल है इसलिए 2 लगा देंगे आगे। अब एस 2 बार हो गया, अब कौन सा आता है सब शेल, पी सब शेल। अब आ जाएगी यहाँ पर पी सब शेल, पी सब शेल आ गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 थे, तो अब 8 में से 4 चले गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 है हमारे पास, तो 4 ही आ जाएंगे इसमें, 4 ये आ गया। और दूसरी शेल में ही 6 हैं, तो उन 6 में से 2 ये हो गए, और बचे 1 2 3 4 ये यहाँ पर आ गए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरी शेल में है, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये भी दूसरी शेल में, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दूसरी शेल में आएंगे और ये 4 इलेक्ट्रॉन भी दूसरी शेल में आएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई ऑक्सीजन की। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो नंबर लिखा जाता है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को। नील्स बोर के मॉडल में जो ऑर्बिट है उसको रिप्रेजेंट करता है शुरू का जो नंबर होता है। यहाँ पर ये जो होता है लेटर, ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल को, कि कौन सी सब शेल है, और यहाँ पर ये जो लिखे होते हैं नंबर ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, कि कौन सी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल के हिसाब से कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए कुछ और एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। देखिए, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है नियॉन की। तो नियॉन का पहले हम एटॉमिक नंबर देखें, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है। और ये तो अगर आपको ध्यान है तो नोबल गैस है, इसलिए इसके ऊपर तो चार्ज हो ही नहीं सकता, फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए पड़ती है चार्ज लगाने के लिए, तो वो आगे की बात हो जाती है। तो यहाँ पर चार्ज है नहीं सिंपली, इसलिए इलेक्ट्रॉन 10 है इसमें। तो अब हमें इसको करना है अबव प्रिंसिपल के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन को हमें सब शेल में अरेंज करना है। सबसे पहले तो हम एस लेते हैं,
तो एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 ये आ गए, पहली होती है शेल इसलिए 1 ये आ गए, तो 1s2 ये पहले हो गया। फिर से हम एस लेंगे, अब दूसरी शेल आएगी तो दूसरी, ये 2 हो गया यहाँ पर, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी 6 हैं इलेक्ट्रॉन इसमें बाकी। तो फिर यहाँ पर देख लें, अगर पी लें हम, तो पी हम फिर से 2 बार में लेते हैं, 2 से स्टार्ट होता है पी, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और यहाँ पर 2 ये हो गए, 2 4 ये हो गए, यानी कि यहाँ पर 6 बचे हैं, तो इसमें 6 आ सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे। ये आ गया पूरा नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल के हिसाब से। तो अगर आप देखें तो ये जो पी सब शेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और 6 टोटल इसमें अरेंज हो चुके हैं, यानी कि ये पूरा फिलअप हो चुका है। इसकी जो सब शेल है वो पूरी फिलअप हो चुकी है, इसलिए ये जो नियॉन होती है ये नोबल गैस होती है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्बिट्स पूरी फिलअप हो जाती हैं इसलिए ये नोबल गैस है। तो ये दूसरी ऑर्बिट में 6 + 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नोबल गैस है क्योंकि इसकी जितनी भी ऑर्बिट्स हैं सब शेल हैं उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अरेंज हो चुके हैं, फुल हो गया है ये। फिर अगर हम निकालें एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 13 है। तो अब हमें 13 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। सबसे पहले तो हम 1s2 लेंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अभी भी 11 है। फिर हम 2s2 लेंगे, तो 4 ये हो गए, अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम लेंगे पी हम लेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो अभी यहाँ पर 9 बचे हुए हैं, 6 आते हैं, 6 यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें फिलअप हो गए। नियॉन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतनी थी, तो ये 10 टोटल फिलअप हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इसके बाद 2s तक हो गया था। अब हम 3s से स्टार्ट करते हैं, पी के बाद फिर से s लेते हैं, इसलिए अब s 3 से स्टार्ट होगा। तो 3s ले लिया हमने, तीसरी ऑर्बिट है और इसमें 2 आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और 3 है हमारे पास, 2 इसमें आ जाएंगे। अब ps हो गया, तो 2 बार लेते हैं ps को, इसलिए p फिर से आ जाएगा। 2 से स्टार्ट था इसलिए यहाँ पर अब 3 आ जाएगा तीसरी ऑर्बिट में। तो 2 ये हो गए थे, 6 ये हो गए थे, 8 2 10 और 2 12, और हैं यहाँ पर 13, यानी बस 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो p में टोटल 6 आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई एल्यूमिनियम की। पर अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो पूरी दी जाती है। इसके बाद जो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये नहीं दी जाती, उसमें लिखा होता है ऐसे Ne 3s2 और 3p1। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो नियॉन है, अब अगर आप खुद सोचें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर वो इस तरह से पूरी लिख दें वो पीरियोडिक टेबल में, तो उनके पास बाकी चीज़ें लिखने की तो फिर जगह ही नहीं बचेगी। छोटा सा ब्लॉक होता है हर एलिमेंट के लिए, मैंने आपको बताया, इसलिए वो इतने पूरे को शॉर्ट फॉर्म में एन ही लिख देते, कि नियॉन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही होती है जो यहाँ पर आ गई शुरू में। तो इस शुरू की ये जो 3 सब शेल तक हमने किया, इसकी जगह वो ले लेते हैं नियॉन को, और इसके आगे की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो लिख देते हैं। तो इतना ज़्यादा लिखने से अच्छा इतना लिख दिया टोटल, तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये एफ ब्लॉक में और डी ब्लॉक में, पी एस इन ब्लॉक में अरेंज कैसे हो जाते हैं एलिमेंट, ये भी इसी से हमें पता चलता है। तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं एलिमेंट के जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, सब शेल के हिसाब से हम लोगों ने करी, लास्ट में जो सब शेल आई, तो वो लास्ट में जो सब शेल आ गई वही उसी ब्लॉक में आएगा वो एलिमेंट। जैसे यहाँ पर अगर हमने हाइड्रोजन देखा था, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई थी 1s1 आई थी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये एस लिखा हुआ है, लास्ट, फर्स्ट और लास्ट यही सब शेल है, तो ये एस ब्लॉक में आएगा, ये आएगा एस ब्लॉक में। और अगर आपने ऑक्सीजन की देखी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 1s2 2s2 और 2p4, ये थी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो लास्ट सब शेल पी आ गई, इसलिए ऑक्सीजन होता है, ये होता है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक का एलिमेंट। और नियॉन में लास्ट में पी आया, तो ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और एल्यूमिनियम के लास्ट में पी आया, तो ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो लास्ट में जो सब शेल पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आके रुकती है, वो ब्लॉक में वो एलिमेंट आ जाता है। अब जैसे अगर हम आर्गन के लिए निकालें, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है। 18 इलेक्ट्रॉन अब हमें फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले हम नियॉन की जैसे ही है, तो नियॉन जैसे हम पहले पूरा लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि 18 से तो कम ही है 10,
या 10 से तो ज़्यादा ही है 18, इसलिए नियॉन जितनी तो पूरी आ ही जाएगी आराम से, इसलिए 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2। और अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर 2 2 4 6 10 to 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। फिर इसके बाद PS हो गया, हम फिर से P लेते हैं, तो इस बार 2 हो गया था, अब 3P लेंगे हम। 6 इलेक्ट्रॉन बचे और P में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर 6 अरेंज हो जाएंगे। अब ना ही एक भी इलेक्ट्रॉन बचा और ना ही यहाँ सब शेल में जगह खाली बची, इसलिए आर्गन भी एक नोबल गैस है, क्योंकि इसकी भी सब शेल फुलफिल हो जाती है, एक भी जगह इलेक्ट्रॉन की अमाउंट की मतलब इलेक्ट्रॉन आने की जगह पर नहीं बचता है। तो ये भी लास्ट में P पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड हुई, इसलिए ये जो आर्गन है ये भी अगर आप देखें तो ये भी P ब्लॉक में है। पर अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि अगर आपने ध्यान से अगर हीलियम के अगर एलिमेंट को देखा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी होती है 1s2। क्यों लिखी होती है? क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन 2 है। पहली शेल लेंगे s, 2 आ सकते हैं, 2 आ जाएंगे। 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई, यानी इस हिसाब से ये लास्ट हुई, तो s ब्लॉक पे इसे आना चाहिए था, पर ये रखा कहाँ है? P ब्लॉक पे। P ब्लॉक पे क्यों रखा है? क्योंकि ये नोबल गैस है, S ब्लॉक पे होना चाहिए था। तो ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में उस चीज़ को कहते हैं जो आज के टाइम पर भी हमें पता है कि ये गलती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये गलती है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम S ब्लॉक में भेज देंगे तो वो तो फिर S ब्लॉक में जैसे हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो तो मेटल्स होते हैं, हीलियम नॉन मेटल है, तो ये S ब्लॉक में कैसे आ सकता है? इसलिए इसे P ब्लॉक में रखा है, लेकिन P ब्लॉक में तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से गलत है। तो ये एक्सेप्शन बन जाते हैं केमिस्ट्री में। एक्सेप्शन यानी हमें पता भी है कि ये हम गलती कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, उस गलती को सुधार नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें एक्सेप्शन बना दिया जाता है। हाइड्रोजन भी एक एक्सेप्शन है, ये एक नॉन मेटल है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 ऐसे S ब्लॉक में इसे रखा है, लेकिन है नॉन मेटल, तो ये सब एक्सेप्शन कहलाते हैं, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो इस तरह से अबव प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप। चलिए कुछ और एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पर एलिमेंट ले लिए मरकरी और मेंडेलिवियम। तो पहले हम निकालेंगे मरकरी के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है 80। तो 80 इलेक्ट्रॉन अब हमें फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एस से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हम थोड़े आगे तक लिख लेंगे कि हमें पता है कि 80 है, तो इतनी आसानी से तो इसमें अरेंज होंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम इसमें लिख लेंगे DPS। अभी यहाँ तक लिख लिया, अगर इसके आगे और हमें ज़रूरत होगी तो हम फिर आगे लिख लेंगे। अब हम इसमें अरेंज करते रहेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2, फिर 4d10, फिर इसके बाद 5p6, फिर 6s2। तो अब हम इसे पहले काउंट कर लेंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 2 2 4 6 10, 10 to 12, 6 18 to 20, 10 30, 36, 38, 48, 54 और 56 इलेक्ट्रॉन अभी टोटल हो गए। इसमें 56 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी अभी भी 24 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। तो 24 इलेक्ट्रॉन को अब हमें और डालना है। तो DPS हो गया, DPS हो गया। अब आएगा F। हम F स्टार्ट करते हैं 4 से, तो 4F हमने ले लिया। यहाँ पर इसमें आते हैं 14, तो 14 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 14 इसमें आ सकते हैं। तो 24 में से 14 गए, तब 10 बचे। फिर 4F 14 के बाद आएगा D, 5D। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, D में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो 10 तक हो गया ये, तो ये पूरी यहाँ पर फिलअप होगा 80 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक बार फिर से अगर हम काउंट कर लें, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 to 20, 10 30, 6 36, 38, 48, 54, 56, 70 और 80। तो 80 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटल अरेंज हो गए। पर अगर आप फिर से अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी होती है वो इतने लेते हैं, 4F 14 और फिर 5D10 और 6s2, और इतनी यहाँ से लेके और टोटल यहाँ तक, यानी इधर से पूरी इधर तक वो लेते हैं इसको, यानी जेनॉन XE, यानी जेनॉन। तो XE ले लेते हैं वो,
यानी ज़ेनॉन तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी वो यहाँ से यहाँ तक इतनी होती है, तो इसकी जगह हमने XE ले लिया और बचा 6s2, फिर 4f14, 5d10, तो लास्ट में D आ गया, इसलिए ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। पर एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें तो उसमें 6 4 5 इस तरह से नहीं होती, पहले आता है 4, फिर आता है D 5 और फिर आता है 6s, तो वो सीक्वेंस से लिख देते हैं। तो सीक्वेंस में अगर लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको नंबर से पता चलता जाएगा कि पहले कौन सा आया, 4f फिर 6, क्योंकि 4th शेल पहले आएगी, 5th शेल बाद में आएगी और 6th शेल और बाद में आएगी, तो इसलिए चाहे आप ऐसे लिख दें, यानी तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, पहले हम 4 लिख लें 4f14, फिर हम 5 लिख दें 5d10, फिर हम 6s2, तो इस तरह से भी लिख लें, उस तरह से लिख लें, दोनों तरीके आपके सही कहलाएंगे। तो ये है मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल से। देखिए हम देखेंगे एलिमेंट मेंडलीवियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल से। देखिए सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 101, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल 101 है, तो 101 इलेक्ट्रॉन को अब हमें इसमें अरेंज करना है। तो पहले तो हम 80 इलेक्ट्रॉन जैसे अभी हम मरकरी में भर चुके हैं, तो पहले 80 हम सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पर लिख लेंगे। अब मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, फिर d आ जाएगा 4d10, फिर 5p6, फिर 6s2। अब f हम देखेंगे, तो इसको काउंट करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन एक बार और काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 6 10, 2 12, फिर 12 6 18, 2 20, 20 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54 और 2 56, यानी कि 56 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी 45 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 101 है, अभी भी 45 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो अब हम इसे आगे और करेंगे सिंपली। अब आएगा f आ जाएगा, f स्टार्ट होता है 4 से, तो 45 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल, तो इसमें 14 आ सकते हैं, 14 तो आराम से आ जाएंगे इसमें। f के बाद फिर d आएगा 5d, कि 4d था तो इसमें 10 आ जाएंगे, फिर 5d 10 आने के बाद फिर से आएगा p 6p, तो इसमें फिर से 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 45 इलेक्ट्रॉन बचे थे, 14 10 24 6 30, यानी अभी भी 15 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। फिर हम s देखेंगे यहाँ पर 7s, 5s हो गया, 6s हो गया, 7s, 7s2, अभी भी 13 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 7s2 के बाद फिर से f आ जाएगा 5f, तो अब 13 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, f में आ सकते हैं 14, तो 13 भी आ जाएंगे, ये आ गया 13। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई मेंडलीवियम की, एलिमेंट मेंडलीवियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल के हिसाब से। तो अब अगर आप देखें तो उसमें इतनी लिखी होती है कि यहाँ से ये जो होता है और यहाँ तक ये लेते हैं वो Rn की, यानी कि Rn जो है नोबल गैस, रेडॉन नोबल गैस वो लेते हैं पहले Rn, उसके बाद फिर 5f13 और 7s2। तो रेडॉन नोबल गैस हमने यहाँ पर ले ली और फिर 5f13 और 7s2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है मेंडलीवियम की। लास्ट में इसके 5f13 आता है, यहाँ से हमें नहीं देखना है, इसके लास्ट में 7s2 आ रहा, देखना है हमें यहाँ से, इसलिए हमें एब्सोल्यूट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है, जिससे हमें एक्यूरेट पता चल जाता है कि लास्ट में क्या आया होगा। और आप इससे भी देख के कर सकते हो कि f लास्ट में आता है, और मैंने आपको बताया कि 7s अपन लास्ट लेते हैं, 8s लेते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली f लास्ट में आया होगा। तो या फिर और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए आप फिर पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, भले आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका ही ब्रेन बूस्ट होगा, आपका ही फायदा है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट के अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल के हिसाब से कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, तो अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल के हिसाब से निकालना बनने लगी है, तो अब हम निकालेंगे कि किसी भी एलिमेंट के क्वांटम नंबर कैसे निकाले जाए। देखिए, तो जब भी क्वांटम नंबर निकालने के लिए दी जाता है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं दिया जाता है उसकी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, यानी तो एलिमेंट तो कोई दिया नहीं जाएगा, यानी तो अगर एलिमेंट दिया भी जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से एक पार्ट उसमें दिया जाएगा। जैसे कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ है, तो उसमें 3d3 ये जो पार्ट है ये उसमें से निकाल लिया। इसका मतलब ये है हमें क्वांटम नंबर बताने हैं कि तीसरी ऑर्बिट में d शेल है
तो उसमें तीसरे नंबर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्वांटम नंबर निकालने हैं। ये जो ऊपर लिखा होता है, अब यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये कौन से नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बताना है। तो इसको हम निकालने के लिए पहले तो हम बनाते हैं ऑर्बिटल्स। तो डी में एम की वैल्यू 5 होती हैं, इसका मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे। तो पहले यहाँ पर हम 5 ऑर्बिटल बना लेंगे। 1 2 3, एक और यहाँ पर, ये हो गए 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें वैल्यू लिख लेनी है, एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू सबसे पहले -L से +L तक हम जाते हैं, तो -2 से हमें जाना है +2 तक। तो एक होती है -2, -1, 0, +1 और +2। तो ये एक एक ऑर्बिट के लिए उसके नीचे लिख ली कि अगर ये वाली ऑर्बिट है तो इसमें -2 है, ये वाली ऑर्बिट -1, इसकी 0, इसकी +1 और इस वाली की +2। तो ये ऑर्बिट के नीचे इनकी वैल्यू लिख ली कि अगर इस ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमें उसके लिए बताना है। अब देखिए ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये इसमें अरेंज किस प्रकार से होंगे। तो वो अरेंज करने के लिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, अगर आपने कभी बस में ट्रैवल किया ही होगा ऑफ कोर्स, तो अगर आपने किया है तो कोई बस है, समझ लीजिए कि वो पूरी अगर खाली है, एकदम ब्लैंक है पूरी बस, अंदर से कोई भी उसमें पैसेंजर नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर 2-2 सीटर बस है कि 2 सीट यहाँ पर है 2 सीट यहाँ पर है, तो उसमें सब लोग जो होते हैं, अगर पैसेंजर आ गए हैं 3-4 पैसेंजर, तो वो क्या करते हैं, हर एक एक सीट में जाके बैठ जाते हैं। एक सीट में 2 साथ में नहीं बैठते हैं, अगर सब अलग अलग हैं, सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंज है, कोई जानता नहीं है, तो वो सब अलग अलग सीट में बैठते हैं, साथ में कोई नहीं बैठता। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग सीट में बैठते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक, समझ लीजिए कि ये बस है, लेट कर लीजिए ये बस है, लेट कर लीजिए बस है ये। तो इसमें पैसेंजर अगर आएंगे तो डबल सीटर बस है, तो अगर हम इसे 2D फिगर से अगर हम देखें तो 2 सीट यहाँ बनी है, एक सीट यहाँ है, एक सीट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 सीटर बस है। तो इसमें टोटल 6 सीट्स हैं, समझ लीजिए। तो एक मतलब एक ये जो है इसका बॉक्स, इसे लेट कर लीजिए ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेट कर लीजिए पैसेंजर। तो यहाँ पर एक सीट है, इसमें 2 पैसेंजर आ सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मान लीजिए 3 पैसेंजर आए, वो जो तीनों हैं एक दूसरे के लिए एकदम स्ट्रेंज है, मतलब वो नहीं जानते एक दूसरे को, सबके लिए वो अलग हैं कि वो जानते नहीं है, किसी से जान पहचान नहीं है। तो वो किस तरह से अरेंज होंगे, सबसे पहले एक पैसेंजर आएगा तो वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा, फिर दूसरा वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा, और तीसरा यहाँ पर आके बैठ जाएगा। अलग अलग बैठ जाएंगे, सब साथ में कोई नहीं बैठेगा। अगर जान पहचान किया तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अलग अलग बैठते हैं। फिर इसके बाद आप मान लीजिए 3 फिर से आ गए, या चलिए 1 आ गया, तो अब उसे मजबूरन उसे यहाँ पर ही बैठना पड़ेगा, यहाँ पर उसको बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सीट फिल है, वो अलग अलग बैठ नहीं सकता। फिर अगर एक और आ गया तो वो यहाँ पर आएगा, और एक और आ गया तो यहाँ पर आएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पर ये मैंने बना दिए यहाँ पर इस तरह के एरो, इस तरह के होते नहीं हैं। असल में फिल इस तरह से होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक करके वो, अभी सबको खाली खाली सीट मिल गई तो वो एक एक करके इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, और एक ऑर्बिटल में अरेंज होते हैं इस तरह से, एक ऐसे एक ऐसे, इस तरह से होते हैं अरेंज। ये जो इस तरह का आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर इस तरह का ये उल्टा, अगर आपको आधा एरो अगर देखें, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रहा है। और ये अप डायरेक्शन में अगर आपको आधा एरो देखे तो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। तो जैसे ये बस का एग्जांपल लिया, सेम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर एक बार फिर से बना लिए, 3 ऑर्बिटल मैंने बना लिए यहाँ पर। अब हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो वो शुरू के जो 3 है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। अब 2 बचे तो उनको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ेगा, तो एक इस तरह से उल्टा और एक इस तरह से उल्टा बैठ जाएगा। बस में तो ऐसे उल्टे नहीं बैठते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए वो इस तरह के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हैं। तो अभी यहाँ पर 3d3 दिया गया है, यानी कि तीसरी ऑर्बिट है और डी सब शेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है कि तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा और एम की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हमें निकालना है एन देखते हैं हम पूरी वैल्यू के लिए, पूरा ये जो दिया गया है इसके लिए हम एन देखेंगे। तो 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी एन की वैल्यू तो 3 है सबसे पहले। तो 3 में यानी एम शेल है,
तो ये इधर पे पूछा नहीं गया है। क्वांटम नंबर में ये m से l से रिलेटेड नहीं होता, उसमें तो बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जैसे n, तो उसकी वैल्यू पता चल गई 3। यहाँ पर अब वो प्रिंसिपल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हमें पता चल गया कि ये n की वैल्यू 3 है। शुरू में जो लगा होता है वो n की वैल्यू होती है। अब हम l की वैल्यू निकालते हैं n-1 करके। n यहाँ पर 3 है, -1 कर देंगे तो l इज इक्वल टू 2। l जब 2 आ जाता है इसका मतलब ये d सब शेल है, तो वही यहाँ पर है, यानी कि ये हमने सही किया। अब हम निकालते हैं m निकालेंगे हम 3d3 की। ये दो वैल्यू निकलती हैं पूरी कन्फिग्रेशन के लिए ये, लेकिन जो m होता है, जो s होता है, वो जो दिया जाता है उसके लिए हमें निकालना है। जैसे 3d3 यहाँ पर दिया गया, अगर हम m निकालें तो अब हमें देखना है कि इन 3 इलेक्ट्रॉनों में से जो तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन है उस पर m की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसमें m की वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही है। तो इसलिए इसके लिए m की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो भी यहाँ पर लिखा होगा वो इलेक्ट्रॉन हमें से पूछा गया है कि उस इलेक्ट्रॉन पे इन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। फिर हमें देखना है s, तो या तो ये पॉजिटिव में आएगा या तो ये नेगेटिव में आएगा। तो अगर आप देखें तीसरे इलेक्ट्रॉन को ये हमें निकालना है, इस पर हम देखेंगे तो ये अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये इस तरह का जब अप डायरेक्शन में अगर आधा एरो बना है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी पॉजिटिव 1/2। एस की वैल्यू 2 होती है, एक पॉजिटिव 1/2 एक नेगेटिव 1/2। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है इसलिए 1/2। और पॉजिटिव हम लगाते नहीं है, कहीं पर लगाना हो कुछ भी इसका मतलब वो पॉजिटिव में ही है, तो लगा दें या ना लगा दें, इसलिए मैंने डोनेट करने के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन मैंने लगा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी जाती है उस हिसाब से हम क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप। चलिए कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से क्वांटम नंबर निकालना देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें दिया गया है 5p2, यानी कि 5th ऑर्बिट में p सब शेल है, तो वो दूसरे नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमें निकालने हैं क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो p में होती हैं 3 ऑर्बिटल, इसलिए हम यहाँ पर 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है कि आप एक ही ऑर्बिटल में 2 बना दें। पहले आपको अलग अलग में सेपरेट करना है, और अगर अलग अलग के बाद और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर 4 होते, पहले 3 आ जाते, फिर इसके बाद आएगा। अब यहाँ पर 2 हैं तो हम एक ही में 2 को नहीं डाल सकते, हमें अलग अलग सेपरेट करके करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें देखना है n, या फिर हम m की वैल्यू भी लिख सकते हैं, पर इस बार में थोड़ा अलग बता देता हूँ। तो n यहाँ पर है 5 दिया गया है। फिर निकालना l n-1, तो n की वैल्यू ये 5 -1, तो l की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। तो वैसे तो l की वैल्यू 4 पे तो कोई सब शेल होती नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेम आ जाए, हो सकता है कभी कभी, पर क्वेश्चन का ये मतलब नहीं होता कि जो यहाँ पर आए वो यही सब शेल को रिप्रेजेंट करे, उसे तो वैल्यू चाहिए है बस। तो वैल्यू देने के लिए क्वेश्चन किस प्रकार से भी एग्जामिनर जो होते हैं वो किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए है m की वैल्यू। तो m की वैल्यू में जो p है उसकी 3 वैल्यू होती हैं, एक होती है -1, एक होती है 0, एक होती है +1। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 पर आ रहा है, एक है यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, -1 0 +1। तब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 0 पे आ रहा है, यानी कि इसमें m की वैल्यू 0 हो गई। तो m की वैल्यू 0 हो गई इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर हम निकालेंगे s, तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर की साइड एरो है, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो +1/2। तो इसके लिए ये क्वांटम नंबर निकला है। नेक्स्ट हम निकालेंगे 4f12 के लिए। तो इसमें f में बनती है 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल पहले हम बनाएंगे। तो ये टोटल 7 ऑर्बिटल हमने बना ली। अब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन पहले हमें इसमें सेपरेट करना है, इस तरह से करेंगे। पहले ये यहाँ पर सेपरेट हो गए, उसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 यहाँ पर सेपरेट हो गए, 5 बचे, तो अब उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और बताना है हमें 12 इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी 12th इलेक्ट्रॉन नंबर, 12th नंबर पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए हमें बताना है। 2 ये हो गए, 2 ये, 2 2 2, तो 10 हो गए टोटल। बताना है 12 के लिए, यानी जो बिल्कुल लास्ट में आ गया, तो ये आ गया 12th नंबर का इलेक्ट्रॉन। 12th नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बतानी है इसकी क्वांटम नंबर।
तो सबसे पहले तो हम एफ़ की जो वैल्यू होती है एम की वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, बीच में ले लेते 0, यहाँ पर -1 -2 -3 +1 +2 +3। अब हम देखेंगे एन, एन यहाँ पर 4 है, तो एल की वैल्यू होती है n-1, एल निकालने का फॉर्मूला n-1, एन है यहाँ पर 4 -1 कर देंगे तो एल इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये एक क्वांटम नंबर पता चल गया। अब निकालना में एम, एम देखना में 12th नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए, 12th नंबर पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो +3 यानी कि एम की वैल्यू +3 आ गई उस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब निकालना है एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट हो रहा है, इसलिए +1/2। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक पार्ट दिया जाता है उसमें आप क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, देख सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वांटम नंबर निकालना, क्वांटम नंबर आपको समझ में आ गए होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल के हिसाब से भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो, ये पूरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और 9th क्लास की केमिस्ट्री पूरी फिनिश होती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ जो कि फिजिक्स है, उसका पहला चैप्टर जो मोशन है वो मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।